हमारा आज का टॉपिक है समराइजिंग। लास्ट लेक्चर में हमने स्टेप्स फॉर पैराफ्रेजिंग स्टडी किए थे और देखा था कि किन चीज़ों का ख्याल रख के हम एक अच्छी पैराफ्रेजिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। आज के सेशन में हम समझेंगे कि समराइजेशन होती क्या है, समराइज कैसे किया जाता है, किन किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए समरी लिखते हुए, और एक समरी एवेलुएट कैसे होती है। तो शुरू करते हैं। स्लाइड नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग समराइजेशन। Summary is a shortened version of a passage written in one's own words. It covers only the main points of the original passage. Summary paraphrasing से डिफरेंट सिर्फ इस तरीके से है कि इसके अंदर एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं लिखी होती, इसमें सिर्फ मेन पॉइंट्स को अपने वर्ड्स में रिप्रोड्यूस किया होता है और ये ओरिजिनल टेक्स्ट से लेंथ में काफ़ी कम होती है। इसका मेन मकसद होता है कंसाइज तरीके से एक बात को कन्वे करना। Practice in summary writing is of great value for practical life. The ability to grasp quickly and accurately what is read or heard and to reproduce it clearly and concisely is a valuable skill. हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में समरी की बहुत सारी एग्जांपल्स रूटीन में देखते हैं। आप समरी न्यूज़ हेडलाइंस की शक्ल में भी देखते हैं, मूवी रिव्यूज़ की शक्ल में भी देखते हैं। जब किसी भी इंसिडेंट के या किसी भी इवेंट की मेन बातें बताई जाती हैं वो भी समरी होती है। किसी मैच की हाइलाइट्स भी उस मैच को बेसिकली समराइज़ कर रही होती हैं। हम जब कंबाइंड स्टडी करते हैं तो हमारे हिस्से का जो टॉपिक होता है हम उसके मेन पॉइंट सिर्फ बताते हैं, उस पूरे के पूरे टॉपिक को डिस्कस नहीं करते। वो भी समरी की एक फॉर्म है। इसी तरह से कुकिंग शोज़ में एक डिश को डिटेल में बनाया जाता है और उसके बाद उसकी 1 मिनट के अंदर एक समरी भी दी जाती है कि उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले और क्या क्या प्रोसेस से वो डिश बनी है। ये भी एक समरी की ही शक्ल है। इन तमाम एग्जाम्पल्स को मद्देनज़र रखते हुए एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि समरी राइटिंग की एसेंस है कंसाइज राइटिंग। एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं लिखी जाती, तमाम डिटेल्स को एक साइड पर रख दिया जाता है और जो उसके मेन पॉइंट्स हैं उनको मेंशन किया जाता है। अब हम एक अच्छी समरी के कुछ की फीचर्स देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, अ समरी शुड बी क्लियर टू समवन हु हैज़ नॉट सीन और रेड द ओरिजिनल मटीरियल। आपकी जो समरी होती है वो एक कंप्लीट टेक्स्ट होना चाहिए और इसको अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे करने के लिए किसी दूसरे टेक्स्ट का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसका मतलब ये है कि खाली आपकी समरी पढ़ के एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जानी चाहिए कि ओरिजिनल टेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें थी। पॉइंट नंबर 2, इट मस्ट इंक्लूड द मेन पॉइंट्स दैट अ पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड विदाउट रीडिंग द ओरिजिनल सोर्स। एक अच्छी समरी का मकसद ही ये होता है कि उसके अंदर जो तमाम इम्पॉर्टेंट मेन पॉइंट्स हैं वो सब के सब मेंशन्ड हो। मेन पॉइंट्स में से कुछ भी स्किप नहीं होना चाहिए। अलबत्ता जितनी एडिशनल डिटेल्स, एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस वगैरह हैं वो हम समरी में नहीं लिखते। पॉइंट नंबर 3, इट शुड बी एज ब्रीफ एंड कंसाइज एज पॉसिबल। अगर आप एक बात चंद लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं तो उसके लिए आपको पूरा जुमला या पूरा पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम वर्ड्स के अंदर आपने मैक्सिमम मीनिंग कन्वे करना होता है। लेकिन एक चीज़ याद रहे कि आपकी समरी कॉम्प्लिकेट नहीं होनी चाहिए, ये रहनी सिंपल ही चाहिए। इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स समरी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इट शुड फॉलो अ गुड पैराग्राफ स्ट्रक्चर। हमने पैराग्राफ स्ट्रक्चर्स इंग्लिश 1 में पढ़े थे, जिसमें सबसे पहले आपके पास एक टॉपिक सेंटेंस होता है जो एक पैराग्राफ की डायरेक्शन सेट करता है और उसका मेन आइडिया कन्वे करता है। उसके बाद आपके पास सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं और उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। एक समरी को भी इसी तरह का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए ताकि वो समझने में आसानी हो। इट शुड फॉलो द सेम ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन एज प्रेजेंटेड इन द ओरिजिनल सोर्स। इन्फॉर्मेशन का जो ऑर्डर है उसको चेंज नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी रेसिपी की समरी बता रहे हैं तो उस डिश में जो चीज़ सबसे पहले डाली जाएगी आप उसको शुरू में ही रखेंगे और जो चीज़ सबसे एंड में डाली जाएगी उसको आप एंड में ही रखेंगे। इस सीक्वेंस को चेंज नहीं करना। पॉइंट नंबर 6, इट शुड बी ऑब्जेक्टिव। हमने डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्स एंड ओपिनियंस भी इंग्लिश 1 में पढ़ा था। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है या इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, ये फैक्ट्स हैं। जबकि ठंडा पानी बहुत अच्छा लगता है, ये एक ज़ाती राय है। आपने कभी भी फैक्ट्स को ओपिनियंस के साथ मिक्सअप नहीं करना होता। इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल टेक्स्ट में जो चीज़ें एक ऑथर ने लिखी हुई हैं उसमें आप अपनी ज़ाती राय नहीं देते। आपकी समरी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए और उसमें किसी किस्म का पर्सनल ओपिनियन ऐड नहीं किया जाता। पॉइंट नंबर 7, इट शुड बी पैराफ्रेज्ड। याद रखिएगा,
कि समराइजिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग और कंप्रीहेंशन की एक एक्सरसाइज है जिसमें ये देखा जाता है कि आप किसी टेक्स्ट के मेन पॉइंट्स को कितने अच्छे तरीके से समझ सकते हो और उसको अपने वर्ड्स और अपने स्टाइल में रिप्रोड्यूस कर सकते हो। ये हर गेज कॉपी पेस्टिंग की एक्सरसाइज नहीं है कि आप किसी भी एक पैसेज में से चंद एक सेंटेंसेस को चूज करके उसी तरह से दोबारा लिखते हैं। आपने इसको अपने स्टाइल और अपने टोन में लिखना होता है इस तरीके से कि वो आपकी ऑडियंस पर्पस और मैसेज को सूट करे। इन की फीचर्स के साथ साथ कुछ चीज़ें आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए जो आपने एक अच्छी समरी में अवॉइड करनी है। उसमें सबसे पहले ये है कि इसके अंदर माइनर डिटेल्स नहीं लिखी जाती। सेकेंडली, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं लिखे जाते। थर्ड, इसमें डायरेक्ट कोटेशंस या सेम वर्ड्स एज द ओरिजिनल सोर्स नहीं लिखे जाते। और चौथा ये कि इसके अंदर आप अपनी ज़ाती राय का इजहार नहीं करते। जो चीज़ें ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर जिस तरह से प्रेजेंट की गई हैं आप उसी तरह से ही बताते हैं। समरी लिखने के बाद आप उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं अगर आपको अलाउड हो। समरी में आपने फेथफुल रहना होता है राइटर के ओरिजिनल आइडियाज़ के साथ। स्लाइड नंबर 2, हाउ टू समराइज। As the styles of writers differ, some being concise and some diffuse, no rigid rule can be laid down for the length of a summary, but so much may be said that a summary should not contain more than a third of the number of words in the original passage. एक जनरल सा प्रिंसिपल ये है कि आपकी जो समरी होती है वो 1/3 होती है ओरिजिनल पैसेज के, लेकिन दिस इज़ नॉट सेट इन स्टोन। थोड़ा बहुत लेंथ में डिफरेंस होता है क्योंकि हर बंदे का राइटिंग स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन अगर आपकी समरी और आपके ओरिजिनल टेक्स्ट में सेम अमाउंट ऑफ वर्ड्स यूज़ हुए हों या आपकी समरी में ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्ड्स यूज़ हो जाएं तो फिर समरी रहती नहीं है टेक्निकली। इसका जो मेन एसेंस है वो है ही ये कि समरी इज सपोज टू बी कंसाइज, तो यू हैव टू ट्राई टू मेक इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल विदाउट एनी लॉस ऑफ मीनिंग। Several techniques for summarization have been developed over time. They commonly have the following three main elements. Number 1, selection. इसमें आप पिक एंड चूज करते हैं वो चीज़ें जो आपने अपनी समरी में रखनी है। नंबर 2, रिजेक्शन। इसमें आप वो चीज़ें कैंसिल आउट करते हैं जो कि आपने अपनी समरी में नहीं लिखनी। एंड थर्ड इज सब्स्टिट्यूशन। दिस इज़ द पैराफ्रेजिंग ऑफ द ओरिजिनल राइटिंग एंड वर्ड्स। स्लाइड नंबर 3, स्टेप्स फॉर समराइजेशन। Number 1, read the passage several times until you feel confident about its meaning. Just like paraphrasing, you have to be very sure that you have grasped the main idea of a passage. Actual meaning को समझे बगैर ना आप paraphrasing कर सकते हैं ना आप summarization कर सकते हैं। तो उस टेक्स्ट को आपने बार बार पढ़ना है टिल द पॉइंट कि आपको लगे कि आप बिल्कुल समझ आ गई है इसकी। पॉइंट नंबर 2, मेक अ नोट ऑफ द कीवर्ड्स एंड थिंक ऑफ सूटेबल सिनोनिम्स फॉर देम। जब हम लोग रूटीन में पढ़ रहे होते हैं कुछ भी तो ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो कि हमारे माइंड में चल रहा होता है। हम एक लफ्ज़ को पढ़ते हैं एंड वी ट्राई टू सिंप्लीफाई इट इन आवर ओन माइंड्स। उसके हवाले से हमारे माइंड में डिफरेंट किस्म के वर्ड्स और डिफरेंट किस्म की एक्सप्लेनेशंस आ रही होती हैं। आपने यही काम करना है कि आफ्टर रीडिंग द पैसेज सफिशेंट टाइम्स आपने उसके अंदर जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करना शुरू कर देना है और उसी पॉइंट पे उनके सिनोनिम्स के बारे में सोचना शुरू कर देना है। जब आप एक चीज़ की रीडिंग करते हैं तो बहुत सारे मीनिंग्स उसके कॉन्टेक्स्ट से क्लियर हो रहे होते हैं। उससे पिछला जुमला क्या था, उससे अगला जुमला क्या है। अगर आपको उस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग ना भी आता हो तो आपको उस कॉन्टेक्स्ट से अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। तो आपने इस पॉइंट पे बहुत सारे सिनोनिम्स नोट करना शुरू कर देने हैं। कीवर्ड्स होते कौन से? दे इंक्लूड ए, नाउन्स, बी, वर्ब्स एंड सी, एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स। अब इसमें ज़रा टेक्निकली देखें कि आपके इंग्लिश के एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपके नाउन्स हैं और वर्ब दरम्यान में जो भी एक्शन किया जा रहा है। तो बेसिकली अगर आप नाउन्स और वर्ब्स पे फोकस कर लें तो आपके कीवर्ड्स शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स को भी ध्यान में रखें, लेकिन इन सब को बीच में मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता। नाउन्स और वर्ब से आपके कीवर्ड्स बेसिकली क्लियर हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, मेक अ नोट ऑफ द टॉपिक सेंटेंसेज एंड मेन आइडियाज़। अब जिस तरह से हमने कीवर्ड्स को सॉर्ट आउट करने का तरीका ऊपर देखा है, इसी तरह से आपके टॉपिक सेंटेंसेस और मेन आइडियाज़ किस तरह से फिगर आउट किए जाते हैं ये डिस्कस करते हैं। हमने इंग्लिश 1 में पढ़ा था कि टॉपिक सेंटेंसेस यूजुअली एक पैराग्राफ का पहला सेंटेंस होता है जो कि पूरे पैराग्राफ को बेसिकली लीड कर रहा होता है। इसमें आपका टॉपिक और मेन आइडिया होते हैं। आपने मेन आइडियाज़ कलेक्ट करने के लिए कुछ सवाल अपने आप से बार बार पूछते रहना है। हु डिड व्हाट एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड।
इससे होता ही है कि आप बिल्कुल डायरेक्शनल रहते हो और बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ते। आपको जल्दी से पढ़ते हुए क्लियर नज़र आ रहा होता है कि मैंने इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अब ये जो पॉइंट नंबर 2 और 3 हैं, ये बेसिकली सिलेक्शन वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं, जिसमें आप पिक एंड चूज़ करते हो कि मैंने ये वाले कीवर्ड्स उठाने हैं और ये वाले सेंटेंसेस और मेन आइडियाज़ उठाने। पॉइंट नंबर 4, एक्सक्लूड एनी एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस और कोटेशंस। ये सब उन एक्सेसिव डिटेल्स में फॉल करता है जो कि बताना ज़रूरी नहीं होता। ये एक्सप्लेनेशंस हैं, आपने एक्सप्लेनेशंस की तरफ नहीं जाना, आपने रहना है मेन पॉइंट तक। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आपकी समरी के लिए नेसेसरी नहीं है। उसके बाद आपकी पैराफ्रेजिंग शुरू हो जाती है, यानी सब्स्टिट्यूशन वाला फेज़। ये हमें बताया हुआ है पॉइंट नंबर 5 में। ड्रॉ अ बेसिक आउटलाइन ऑफ अ पैसेज। जिस तरह हमने माइंड मैपिंग और लिस्टिंग पढ़ी थी कि कोई भी राइटिंग लिखने से पहले उसका एक रफ स्ट्रक्चर बनाया जाता है ताकि आप अपनी डायरेक्शन से हटो ना, उसी तरह से समरी के लिए भी एक आउटलाइन ड्रॉ की जाती है जिसमें आपके की वर्ड्स और मेन आइडियाज़ लिखे होते हैं। अब पॉइंट नंबर 6 में आप उसी आउटलाइन से अपना एक प्रॉपर पैराग्राफ लिखते हैं। इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि अपना पैराग्राफ लिखते हुए आप ओरिजिनल टेक्स्ट को ना देखें, ताकि आपकी राइटिंग में ओरिजिनल टेक्स्ट से कोई वर्ड्स या स्टाइल कॉपी ना हो। अब इसमें कुछ नोट्स दिए हुए हैं। नंबर 1 है अवॉइड यूजिंग कम्प्लेक्स वर्ड्स एंड ट्राई टू सिंप्लीफाई द मटेरियल फॉर योर रीडर्स। समरी का एक मकसद ये भी होता है किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करके बताना। इस प्रिंसिपल को अपने माइंड में रखना है और वोकेबलरी और ग्रामर वो यूज़ करनी है जिससे आप कंफर्टेबल फील करें, जिससे आप अपनी बात को बेहतर एक्सप्रेस कर सकें। नंबर 2, योर समरी शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड मस्ट नॉट इंक्लूड योर पर्सनल ओपिनियंस। वंस अगेन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आपने अपनी ज़ाती राय का इजहार नहीं करना होता किसी भी चीज़ के बारे में। ओरिजिनल टेक्स्ट जैसे है वैसे ही समराइज होता है, उसमें आपने ऑब्जेक्टिव रहना है। Number 3, the order of the information in your summary should stay the same as the source. Once again, information का order change नहीं करते. And number 4, compare your summary with the original source to check the accuracy. After you are done writing your summary, इसको एक दफ़ा टैली करना ज़रूरी होता है कि क्या आपने तमाम मेन पॉइंट्स इसके अंदर मेंशन कर दिए हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आप स्किप तो नहीं कर रहे। स्लाइड नंबर 4, हाउ अ समरी इज़ एवेलुएटेड। अब हम देखते हैं कि एक अच्छी समरी को किस बेसिस पे चेक किया जाता है और किस तरीके से ग्रेड किया जाता है, यानी आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक समरी लिखते हुए। समरी इवैल्यूएशन का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे ऊपर मेंशन्ड है। गुड समरीज मस्ट बी फेयर, बैलेंस्ड, एक्यूरेट एंड कंप्लीट। इसी की एक्सप्लेनेशन आगे कुछ पॉइंट्स में दी हुई है, हम उनको देखते हैं। नंबर 1, इज़ द समरी इकोनॉमिकल एंड प्रिसाइज। जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि समरी राइटिंग का मेन जो एसेंस होता है वो होता है कंसाइज राइटिंग। अगर एक समरी प्रिसाइज तरीके से नहीं लिखी हुई तो समरी राइटिंग का मकसद पूरा नहीं हो रहा। नंबर 2, इज़ इट न्यूट्रल इन इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिजिनल ऑथर्स आइडियाज़, ओमिटिंग द राइटर्स ओन ओपिनियंस। ये पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी वाला। क्या समरी लिखते हुए राइटर ने अपनी राय का इजहार तो नहीं किया हुआ? क्या राइटर ने प्रॉपर तरीके से जो ओरिजिनल ऑथर था उसके आइडियाज़ को इसके अंदर मेंशन किया है? Point number 3, does the summary reflect the proportionate coverage given to various points in the original text? Important चीज़ है, आप किसी एक बात की बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं निकल जाते। जितनी डिटेल एक ऑथर ने एक पॉइंट को दी हुई है आप भी उसी हिसाब से उस बात को समराइज़ कर देते हैं। आपकी समरी में ऐसे नहीं लग रहा होना चाहिए कि एक पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है और बाकी पॉइंट्स को कम रिप्रेजेंटेशन मिली है। आपने इस मामले में फेयर रहना होता है कि तमाम पॉइंट्स को उसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए जिस तरीके से ओरिजिनल टेक्स्ट में किया हुआ है। पॉइंट नंबर 4, आर द ओरिजिनल ऑथर्स आइडियाज़ एक्सप्रेस्ड इन द समरी राइटर्स ओन वर्ड्स। क्या आपने समरी में पैराफ्रेजिंग प्रॉपरली की हुई है? क्या आप स्टाइल या वर्ड्स कॉपी तो नहीं कर रहे? अगर तो आपको किसी पॉइंट पे ऐसे लगे कि यहाँ पे सेम वर्ड्स यूज़ करना मस्ट हो गया है वरना सही मीनिंग कन्वे नहीं होगा, तो वहाँ पे तो ठीक है, लेकिन कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आपकी समरी में कोई भी वर्ड्स उसी तरह से ना लिखे हों। यू हैव टू यूज़ सिनोनिम्स एंड स्ट्रक्चर योर आइडियाज़ इन योर ओन वे। Point number 5, does it use attributive tags such as Western argues to remind readers whose ideas are being presented? किसी भी पॉइंट पे ऐसे नहीं लग रहा होना चाहिए कि ये आपके आइडियाज़ हैं। आप अपने रीडर को बार बार रिमाइंड करवाते हो कि ये इस ऑथर ने लिखा हुआ है, ये आपने नहीं लिखा हुआ। फॉर एग्जांपल मैं किसी बुक से किसी चीज़ को समराइज़ कर रहा हूँ तो मुझे बार बार ये वाला रेफरेंस देना होता है कि द ऑथर राइट्स, द ऑथर आर्ग्यूज,
द ऑथर एक्सप्लेन्स, ताकि क्लियर रहे कि ये किसके आइडियाज़ हैं। पॉइंट नंबर 6, does the summary quote sparingly, usually only key ideas or phrases that cannot be said precisely except in the original author's own words? आप लोगों की कॉन्टेक्स्ट में कोटेशन ना करें तो बेहतर है। आपने कोशिश करनी है खुद से लिखने की। जब आप एडवांस लेवल्स पे लिख रहे होते हैं तो कई जगहों पे ऐसे लगता है कि अगर आप ओरिजिनल वर्ड्स में ये बात नहीं लिखेंगे तो इसका मीनिंग प्रॉपरली कन्वे नहीं होगा, और ज़रूरी है कि उसी तरह से उन आइडियाज़ को कोट किया जाए। अगर तो बहुत लंबे चौड़े टेक्स्ट के अंदर बहुत थोड़ी सी कोटेशन यूज़ हुई भी है और जहाँ पे ज़रूरत हो, दैट इज़ फाइन, लेकिन कोटेशन शुड नॉट बिकम योर हैबिट। आपको आदत इसी चीज़ की होनी चाहिए कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं उसको आपने अपने अल्फाज में और अपने स्टाइल में रिप्रोड्यूस करना है। पॉइंट नंबर 7, विल द समरी स्टैंड अलोन एज अ यूनिफाइड एंड कोहेरेंट पीस ऑफ राइटिंग? समरी एक कंप्लीट टेक्स्ट होता है, इसको पढ़ने के बाद आपको ओरिजिनल सोर्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है जी, इज़ द ओरिजिनल सोर्स साइटेड सो दैट रीडर्स कैन लोकेट इट? जस्ट लाइक पैराफ्रेजिंग और कोटेशन, यू हैव टू साइट द ओरिजिनल वर्क। आप किसी दूसरे ऑथर के काम का रेफरेंस दिए बगैर वो काम अपनी राइटिंग में यूज़ नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो प्लेजरिज्म में फॉल करेगा। दैट्स इट। आई होप आपको समराइजेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डिफ़िकल्टी फेस हो तो मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपको उसको किसी डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।